हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 120 पेजेज 120 पेजेज नोट्स सीरीज के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है, L1 वीडियो है। बाकी वीडियोज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, विशेषकर बात की जाए तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो देखिए सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल एंड सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया हुआ है, ताकि चीज़ों को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो और समझने में भी काफ़ी आसानी हो। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी शानदार साबित होने वाला है। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो देख के रिवीजन करना है तो वीडियो देख के करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। आधुनिक भारत की बात की जाए, मॉडर्न इंडिया की बात की जाए, तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हम करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन से। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया जो है ये औरंगजेब के टाइम में ही शुरू हो जाती है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि मुगल साम्राज्य के विघटन की जो प्रक्रिया है ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही शुरू हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियाँ होती है धर्म को लेकर, जो औरंगजेब की संकीर्ण नीतियाँ होती है, या फिर औरंगजेब का जो दक्षिण की तरफ झुकाव बढ़ जाता है, दक्षिण की तरफ वो उलझ जाता है। देखिए, जो भी प्रमुख कारण हो सकते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के, उन सबको हम लास्ट में पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या करते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में जितने भी मुगल सम्राट आए, जितने भी मुगल शासक आए, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में जितने भी शासक आए उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में मुगल साम्राज्य के पतन के जो भी प्रमुख कारण हैं उनको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिए, तो क्या बात कर रहे थे कि हाँ, मुगल साम्राज्य के विघटन की जो प्रक्रिया है ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें तेजी कब आती है, इसमें तीव्रता कब आती है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 4 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद मुगल साम्राज्य के विघटन में तेजी आने लगती है। देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस टाइम इसके जो 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श की बात की जाए तो ये कहाँ के गवर्नर थे। मुअज्जम की बात की जाए तो ये अफगानिस्तान में काबुल का गवर्नर था, आजम गुजरात का गवर्नर था, और कामबख्श की बात की जाए तो ये बीजापुर का गवर्नर था। इन तीनों में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन बात की जाए मुअज्जम की, तो आपको पता है मुअज्जम को आप आगे क्या जानेंगे, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानेंगे या फिर शाह आलम प्रथम के नाम से जानेंगे, या फिर आप जानते होंगे। मुअज्जम क्या करता है कि आजम का काम तमाम कर देता है जजाऊ के युद्ध में, ये मैंने यहाँ पर फ्लोचार्ट से दिखा दिया है। और कामबख्श की बात की जाए तो मुअज्जम जो है कामबख्श का काम तमाम कर देता है बीजापुर के युद्ध में, मार डालता है। यह फ्लोचार्ट से मैंने दिखा दिया है, आप नोट्स में आसानी से देख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखकर दिखा दिया है, तो रिवीजन में आपको आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। हाँ, तो काम तमाम करने के बाद निश्चित रूप से गद्दी पर कौन बैठेगा, मुअज्जम बैठेगा, अर्थात बहादुर शाह प्रथम बैठेगा या फिर शाह आलम प्रथम, ठीक, तीनों एक ही हैं। तो बहादुर शाह प्रथम की बात की जाए तो देखिए, इसका टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जितने भी मुगल सम्राट आएंगे, जितने भी अभी सम्राट आने वाले हैं, चाहे इसके पहले भी आप अगर मध्यकालीन भारत पढ़े हैं, तो जो भी मुगल सम्राट है टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि टाइम पीरियड आपसे पूछ लेगा, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। आप फिलहाल क्या कीजिए, मेरी बात मानिए और टाइम पीरियड को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें बाद में आप समझ पाएंगे, काफ़ी फायदा होने वाला है इससे। तो बहादुर शाह प्रथम की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1707 में ये गद्दी पर बैठता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। 1707 में ये गद्दी पर बैठता है, कब तक रहता है, 1712 तक। ये क्या करता है, मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाता है, क्योंकि देखिए औरंगजेब की बात की जाए तो वो मराठों और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति को नहीं अपनाता है। दक्षिण भारत की तरफ वो जैसे, मतलब वो दक्षिण भारत में जैसे ही उलझता है, उत्तर भारत की तरफ जो मराठा थे या फिर राजपूत की बात की जाए, ये चुनौती के रूप में उभरने लगते हैं मुगल साम्राज्य के लिए, ठीक। तो इसलिए क्या करता है, बहादुर शाह प्रथम की बात की जाए तो ये क्या करता है, गद्दी पर बैठने के बाद मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाने का प्रयास करता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, मैत्रीपूर्ण नीति को अपनाता है मराठों और राजपूतों के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जोशुआ केटलर के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल का बहादुर शाह के दरबार में आगमन होता है। कब, 1711 में। 1711 में
जोशुआ केटलार, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जोशुआ केटलार आप नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जैसे देखिए जिनको भी मैंने हाईलाइट किया है, जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा। जिनको हाईलाइट नहीं किया है उनको बस रिवीजन के क्रम में एक दो नज़र देखते रहिएगा। अगर एग्जाम में उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन देखकर चीज़ें ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएंगी। बाकी जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जोशुआ केटलार डच, जोशुआ केटलार डच। उसके बाद बहादुर शाह की बात की जाए तो बहादुर शाह को उपाधि दी जाती है, शाह बेखबर की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? खफी खान के द्वारा। शाह बेखबर खफी खान के द्वारा किसको? बहादुर शाह प्रथम को। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा आपको देखें तो 1712 के बाद गद्दी पर बैठेगा जहांगीर शाह। 1712-13 इसका शासनकाल है। तो जहांगीर शाह का ये टाइम पीरियड भी ध्यान रख लीजिएगा, 1712-13 टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा। जहांगीर शाह की बात की जाए तो जुल्फ़िकार खान की मदद से ये गद्दी पर बैठता है। देखिए जुल्फ़िकार खान की बात करें, देखिए उस टाइम औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उस टाइम के जो भी अमीर व्यक्ति, जो भी कुलीन व्यक्ति थे या फिर सूबेदार थे, वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। मतलब वो जिसको चाहे गद्दी पर बिठा सकते थे, जिसको चाहे गद्दी से उतार सकते थे। वैसे ही जुल्फ़िकार खान की बात की जाए तो उस टाइम का काफ़ी अमीर व्यक्ति था। बात की जाए तो ये औरंगजेब का जो प्रधानमंत्री था ना, असद खान का पुत्र था जुल्फ़िकार खान। ठीक है, तो जुल्फ़िकार खान की मदद से, हाँ आगे ये अभी नहीं समझ रहे हैं तो आगे इनका नाम सुने होंगे, सैयद बंधुओं का नाम सुने होंगे, किंग मेकर। ठीक है ना, तो ये सूबेदार ही तो थे, सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान, हुसैन अली। ठीक, तो किंग मेकर के रूप में इनको आप जानते हैं। तो वैसे ही जुल्फ़िकार खान की बात की जाए तो जुल्फ़िकार खान की मदद से जहांगीर शाह गद्दी पर बैठता है, जुल्फ़िकार खान को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, वजीर नियुक्त करता है। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान करता है कौन? जहांगीर शाह। और मिर्जा राजा सवाई की बात की जाए, इनको कहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है? मालवा का सूबेदार नियुक्त करता है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, इनको महाराजा की उपाधि प्रदान करता है जहांगीर शाह। ठीक है, और इनको कहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है? गुजरात का सूबेदार नियुक्त करता है। तो ये सारी बातें आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जहांगीर शाह की बात की जाए तो इसकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम क्या था? लाल कुंवर। तो ये नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और जहांगीर शाह को लंपट लापरवाह या फिर लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर ही ध्यान रख लीजिएगा। बात की जाए जहांगीर शाह की तो ये अपने भतीजे फर्रुख सियर से पराजित हो जाता है और 1713 में इसकी हत्या कर दी जाती है। जहांगीर शाह की हत्या कर दी जाती है। किसकी सहायता से पराजित की? फर्रुख सियर जो पराजित करता है जहांगीर शाह को, किसकी सहायता से? सैयद बंधुओं की सहायता से। अभी मैं बात ही कर रहा था, जिसको आप देखेंगे सैयद बंधुओं को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। अगर मुगल काल की बात की जाए, आप एक बार देख ही लीजिए। सैयद बंधुओं की बात की जाए, नाम ध्यान रख लीजिएगा। सैयद बंधु किनको बोला जाता था? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली को। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इनका नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इनको किस रूप में जाना जाता है? नृप निर्माता के रूप में जाना जाता है, किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। सैयद बंधु की बात की जाए तो सैयद बंधु ने फर्रुख सियर को गद्दी पर बिठाया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद रफ़ी उद दरजात को बिठाया, रफ़ीद उद दौला को बिठाया, फिर मोहम्मद शाह को बिठाता है। लास्ट में यहाँ पर सैयद बंधुओं को काम तमाम हो जाता है। बट आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे किंग मेकर की भूमिका ये निभा रहे थे सैयद बंधु। तो आप इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। सैयद बंधु जो थे ना, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, नाम भी ध्यान रख लीजिएगा। और इनको किंग मेकर के रूप में जाना जाता है, निर्माता के रूप में जाना जाता है। हाँ, मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है असल में। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। फर्रुख सियर की बात की जाए, यहाँ देख लीजिए, अपने भतीजे फर्रुख सियर से पराजित होता है कौन? जहांगीर शाह। किसकी सहायता से पराजित होता? मतलब फर्रुख सियर किसकी सहायता से पराजित करता है? सैयद बंधुओं की सहायता से। तो कहने का मतलब यही हुआ कि सैयद बंधुओं की सहायता से ही फर्रुख सियर को गद्दी ये प्राप्त होती है। ठीक है, फर्रुख सियर को। फर्रुख सियर का यहाँ पर टाइम पीरियड मैं लिखना भूल गया हूँ, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 1700, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1713 से लेकर, आपको PDF में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, 1713 से लेकर 1719 तक। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि सैयद बंधुओं के सहयोग से इसको गद्दी प्राप्त होती है फर्रुख सियर को। इसी के काल में, फर्रुख सियर के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, 1717 में, ये इंपॉर्टेंट बात है, 1717 में जॉन सरमैन के नेतृत्व में की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल यहाँ फर्रुख सियर के दरबार में आता है और फरमान पाने में सफल होता है। मतलब फर्रुख सियर के द्वारा 1717 में एक फरमान जारी किया जाता है, जिसको 1717 का फरमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब ये फरमान जारी किया जाता है? जब जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल इसके दरबार में आता है। ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो 1717 में फर्रुख सियर के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। उसके तहत अंग्रेजों को मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की जाती है, बिना किसी टैक्स के।
शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान कर दी जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। फर्रुखसियर की बात की जाए तो इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए फर्रुखसियर की बात की जाए तो फर्रुखसियर को देखिए यहाँ पर गद्दी पर इन्होंने बिठाया है, सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाया है। यहाँ देख लीजिए, सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है मराठों की सहायता से। ठीक है, हत्या करा दी जाती है किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से फर्रुखसियर की। मतलब गद्दी पर बिठाया भी, उतार भी दिया। समझ रहे हैं ना? चलिए उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद काफ़ी कम टाइम के लिए ये बंदा आता है जिसका नाम क्या है? रफ़ी-उद-दरजात। काफ़ी छोटा टाइम पीरियड है। 1719 में ये आता है, देख लिया 28 फरवरी से 4 जून। ये याद रखना जरूरी नहीं है, बट लिखा इसलिए है ताकि आप समझ पाएं कि ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो मुगल बादशाह है वो कौन है? रफ़ी-उद-दरजात। ये भी सैयद बंधुओं की सहायता से ही बादशाह बनता है, गद्दी पर बैठता है रफ़ी-उद-दरजात, बट सबसे कम समय तक शासन करता है। असल में इसकी एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो शासक है, मुगल शासक, कौन सा है? रफ़ी-उद-दरजात। उसके बाद आता है रफ़ी-उद-दौला। तो इसकी बात की जाए तो इसको भी सैयद बंधुओं द्वारा सिंहासन में बिठाया जाता है। तो ये बातें तो याद करने वाली अब है नहीं, आप समझ ही गए होंगे इन सारी बातों को। इसकी भी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। तो ये भी काफ़ी टाइम तक तो गद्दी पर नहीं बैठता है, बट ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, रफ़ी-उद-दरजात जो है ना, ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह है। उसके बाद देखिए रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात कौन आता है? मुहम्मद शाह। ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 1719 से 48 तक। 1719 से 48 तक ये टाइम पीरियड है मुहम्मद शाह का। मुहम्मद शाह की बात की जाए तो ये जजिया को अंतिम रूप से समाप्त करता है। कब? 1720 में। जजिया क्या होता है? जजिया एक टैक्स है, एक कर है जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता है मुस्लिम राज्य में रहने के लिए। मुस्लिम राज्य में रहने के लिए जो टैक्स दिया जाता था उस टाइम, उसको जजिया बोला जाता था। जजिया कर, जजिया टैक्स। तो उसको अंतिम रूप से समाप्त किया जाता है मुहम्मद शाह के द्वारा 1720 में। देखिए उसके बाद होता क्या है कि सैयद बंधुओं की देखिए यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। मुहम्मद शाह को भी गद्दी पर जो बिठाया जाता है सैयद बंधुओं की सहायता से, देखिए यहाँ पर निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाती है 1722 में। निजामुल मुल्क, अभी हम देखेंगे, निजामुल मुल्क की बात करेंगे, हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क, अभी हम देख लेंगे। अभी थोड़ा सा मुहम्मद शाह के बारे में देख लेते हैं। तो निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाती है 1722 में। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि मोहम्मद शाह के टाइम में सैयद बंधुओं का काम तमाम हो जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। एक बात बताइए, अगर पूछ ले कोई, अगर आपको पता है कि नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है, आपको पता है कि 1739 में हुआ है। तो अगर आप टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे कि 1719 से 48 तक कौन रहता है? मोहम्मद शाह रहता है। तो एक बात बताइए, 1719 इसी के बीच में आएगा ना? इसी बीच में ना आएगा? आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अलग से रटना नहीं पड़ेगा कि नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था वो मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। ये अलग से रटने की जरूरत नहीं है, टाइम पीरियड खाली ध्यान रखते हैं तो काम हो जाएगा। 1739 अगर आपको पता है कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है तो आराम से इसमें फिट कर लेंगे कि हाँ, मोहम्मद शाह जो था वो 1719 से 48 तक था। इसका मतलब मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल से आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। ठीक है, मोहम्मद शाह इसमें क्या होता है? पराजित होता है। करनाल का जो युद्ध होता है, करनाल में युद्ध होता है, करनाल हरियाणा, करनाल में युद्ध होता है, यहाँ पर मोहम्मद शाह पराजित होता है। उसके बाद अर्थात मोहम्मद शाह को पराजित करने के बाद तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस की बात की जाए, और हाँ साथ में कोहिनूर हीरा, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट बात है, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा की बात की जाए तो इसको कौन लेकर चला जाता है? नादिर शाह। फारस लेकर चला जाता है क्योंकि फारस का ये शासक होता है। बाकी ये तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा जरूर ध्यान रख लीजिएगा। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करने के बाद नादिर शाह जो है ये तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को लेकर चला जाता है। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वो अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो तख्ते ताउस पर बैठा था, मतलब तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो इसको रटने की जरूरत थोड़ी है। अगर आपको पता है कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था, ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड पता है कि मोहम्मद शाह की बात कर ली जाए तो इसका जो टाइम पीरियड था 1719 से लेकर 1748 तक का था, तो आप आराम से समझ जाएंगे कि 1739 में चूंकि नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन हो सकता है? मोहम्मद शाह ही हो सकता है। और असल में इसी को पराजित करके
तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को ले गया था। साथ में और भी चीज़ें ले गया था, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट बात है तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था तख्ते ताउस पर बैठने वाला? मोहम्मद शाह। और उसके बाद मोहम्मद शाह के बारे में बात की जाए तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अधिकतर समय ये पशु युद्ध देखने में व्यतीत करता था और रंगीला नाम से ये प्रसिद्ध था। रंगीला नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोहम्मद शाह। इंपॉर्टेंट बात है, जिनको भी हाईलाइट किया है वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इसके शासन में बात की जाए तो इसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो ये बस आप ध्यान बस पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नज़र देख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन इससे संबंधित आ जाए तो ऑप्शन देखकर चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, रिवीजन के क्रम में एक दो नज़र देखते रहिएगा। हाँ, यहाँ पर निजामुल मुल्क की बात आई थी तो यहाँ पर देख लेते हैं, नोट करके मैंने उस बात को लिख दिया। उसके साथ और भी इंपॉर्टेंट बात है उनको भी लिख दिया है। जैसे हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? निजामुल मुल्क, जिसको चिनकलिज खां के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही अवध की बात की जाए तो अवध की जो स्थापना होती है, अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित जो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? शहादत खान। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अवध की स्थापना शहादत खान के द्वारा और बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान के द्वारा। स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की जाती है अवध और बंगाल की शहादत खान और मुर्शिद कुली खान के द्वारा। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अहमद शाह की बात की जाए, इसके बाद मतलब मोहम्मद शाह के बाद कौन आता है? अहमद शाह। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1748 से लेकर 1754 तक। इस टाइम में क्या होता है, अहमद शाह जो अब्दाली था वो 5 बार भारत पर आक्रमण करता है, कुल 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली की बात की जाए तो कुल 7 बार आक्रमण करता है, बट 5 बार अहमद शाह के काल में ही आक्रमण करता है। 5 बार जो आक्रमण होता है वो इसी के काल में होता है। किसके काल में? अहमद शाह के काल में ही। मतलब दोनों नाम सेम ही दिख रहा है, तो इसको याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है। हाँ, उसके बाद बात करते हैं 54 के बाद कौन आता है? 1754 से 59 तक कौन रहता है? आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड। देखिएगा इसका टाइम पीरियड देखिएगा, 1754 से 59। यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं यहाँ पर हुई नहीं, महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट एक महत्वपूर्ण घटना है जो यहाँ पर लिखा जा सकता है उस घटना को, बट मैंने लिखा नहीं है, आप पर छोड़ दिया है, या छोड़ने की बात ही नहीं है। वो जो महत्वपूर्ण घटना है उसको अलग से ही पढ़ना है। 1717 का जो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध हम अलग से पढ़ेंगे। तो एक बात बताइए, अगर पूछ लिया जाए कि 1717 या फिर ये ना डेट, ये ईस्वी ना दे, बोले कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस मुगल बादशाह के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो बताइए। अगर आपको पता है कि प्लासी का युद्ध 1717 में हुआ था, ये तो पता ही होगा आपको। और अगर आपको टाइम पीरियड पता है इनका कि 1754 से 59 में कौन था? आलमगीर द्वितीय था, तो आराम से आप इसमें फिट कर लेंगे कि हाँ 1754 और 59 के बीच में 1757 आ जाएगा। इसका मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल के दौरान हुआ था? आलमगीर द्वितीय। इसलिए मैंने टाइम पीरियड आपको बताया है। ऐसे बहुत से प्रश्न आएंगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी जहाँ पर ऐसे फिट करके आप आसानी से मतलब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन के आंसर को डिसाइड कर लेंगे, मतलब रटने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए मैंने आपको टाइम पीरियड ध्यान रखने को बोला है, क्योंकि कितना रटिएगा। चलिए, उसके बाद शाह आलम द्वितीय की बात कर लेते हैं। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय की बात की है 1759 से 1806 तक इसका टाइम पीरियड होता है, शासनकाल। ये देख लीजिएगा। इसका जो वास्तविक नाम होता है वो क्या होता है? अली गौहर नाम होता है। और इसी काल में इंपॉर्टेंट बात है, इसी काल में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। देखिए, अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर 5 बार आक्रमण तो अहमद शाह के शासनकाल में ही कर चुका था। ठीक है। हाँ, तो शाह आलम द्वितीय के काल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और पानीपत की तीसरी जो लड़ाई होती है किनके बीच होती है? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य तीसरी लड़ाई होती है पानीपत की, जिसमें मराठा पराजित होते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, तीसरी लड़ाई जो हुई 1761 में हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें मराठा पराजित हुए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद जो शासनकाल आता है अकबर द्वितीय का शासनकाल आता है 1806 से लेकर 1837 तक। टाइम पीरियड आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था कौन? अकबर द्वितीय। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय नहीं दी थी। उसके बाद उनका नाम क्या हो गया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है। और इसी अकबर द्वितीय ने ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था किसको? राजा राम मोहन राय को। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, 1830 में भेजा था राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में। उसके बाद बात करते हैं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से आप जानते हैं। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। इनको बिना साम्राज्य का सम्राट बोला जाता है।
क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इनको प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन दिया जा रहा था। इनको बिठा ही दिया गया था, एक तरह से देखा जाए नाम मात्र के ये शासक थे। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बहादुर शाह की बात की जाए, चूँकि कविता शायरी करते थे तो इनका जो तखल्लुस है, उपनाम जो है जफ़र है, बहादुर शाह जफ़र के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इनके जो कविता के शिक्षक थे वो कौन थे? इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब। मतलब गालिब के नाम आप जानते ही होंगे। तो गालिब और इब्राहिम जौक जो थे ये कविता के शिक्षक थे इनके, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इनके आध्यात्मिक जो निर्देशक थे वो कौन थे? हसन अस्करी। उसके बाद होता क्या है कि 1857 की क्रांति जब होती है तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये दिल्ली से करते हैं, बहादुर शाह जफ़र दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया जाता है। दमन करने के पश्चात इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफ़र की कहाँ पर मृत्यु होती है? रंगून में मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हम लास्ट में मुगल साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। स्टेटमेंट्स वाले अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन, तो उनमें ये सारी बातें आपको मदद करेंगी। जैसे औरंगजेब की नीतियों को आप देख सकते हैं। औरंगजेब की जो नीतियाँ थी ये मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। जैसे औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियाँ थी ना, जो संकीर्ण धार्मिक नीतियाँ थी, धर्म के प्रति वो काफ़ी दूसरे धर्म के प्रति काफ़ी असहिष्णु था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करना, ऐसी गतिविधियाँ, या फिर दक्कन आदि की जो नीतियाँ थी। दक्षिण भारत में वो काफ़ी उलझ गया था। दक्षिण भारत में दक्कन की तरफ काफ़ी उलझ गया था। उस क्रम में जो मराठा थे या फिर जो राजपूत थे उत्तर भारत की तरफ, उत्तर भारत में ये चुनौती के रूप में उभर कर सामने आते हैं। कौन? मराठा और राजपूत। ठीक, तो ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद बात की जाए तो कमज़ोर उत्तराधिकारी, मतलब औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आते हैं कमज़ोर होते हैं। जितने भी उत्तराधिकारी आए हैं काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, आप देखे भी हैं। कोई भी उनको उठा दे रहा है, कोई भी बिठा दे रहा है गद्दी पर। ठीक है, चलिए। उसके बाद उत्तराधिकार की लड़ाई तो काफ़ी बढ़ी जाती है, ये सब देख ही चुके हैं। उत्तराधिकार के स्पष्ट एवं सुनिश्चित कोई भी नियम नहीं था, नियम का अभाव था। ठीक है, स्पष्ट एवं सुनिश्चित नियम का अभाव था, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जो मुगल सेना है या फिर कुलीन जो वर्ग है उसका क्षय हो जाता है, क्योंकि कोई भी शासन चल रहा है, कोई भी राजा है, तो उसके अगल बगल अच्छे प्रधानमंत्री होने चाहिए ना, अच्छा वजीर होना चाहिए, अच्छे मंत्री होने चाहिए जो उसके शासन को अच्छे से चला सके। ठीक है, तो मुगल सेना या फिर मुगल वर्ग का क्षय होने लगता है। दरबार की बात की जाए तो दरबारी प्रतिस्पर्धा एवं शत्रुता बढ़ने लगती है। आप देख ही रहे हैं, जैसे सैयद बंधु की बात की जाए तो वो राजा बना भी रहे हैं, उसके बाद समय आने पर हत्या भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो दरबारी जो प्रतिस्पर्धा है ये काफ़ी बढ़ जाती है। मराठा चुनौती, ये मैं बता चुका हूँ। मराठा और राजपूतों की चुनौती बढ़ जाती है। आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, निश्चित रूप से निरंतर युद्ध की वजह से आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। कृषि का जो विकास था उसकी भी गति स्थिर थी। व्यापार उद्योग की बात की जाए तो उसमें भी गिरावट आई। तो ये सब कारण थे, आर्थिक संकट। बाकी आप ध्यान रख लीजिएगा। यूरोपियों का आगमन, ठीक है, यूरोपियों का आगमन शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से यूरोपीय कंपनियां आने लगती है यहाँ पर, ये तो आप जानते ही हैं, तो ये याद रखने वाली कोई बात है ही नहीं। विदेशी आक्रमण होने लगता है, जैसे नादिर शाह का आक्रमण आप देखें, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण देखें, विदेशी आक्रमण होने लगता है। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होता है, निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होता है। छोटे छोटे राज्य होते हैं, पूरा भारत एक थोड़ी था उस समय जैसे अभी है। छोटे छोटे राज्य होते हैं, सब अलग अलग अपना राज्य देखते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। उसके बाद ये वंशानुगत जो निरंकुशता थी, निरंकुश शासन था, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। केंद्रीकृत सरकार था, राजा ही सब कुछ था, ये सारी बातें तो आप समझ ही पा रहे होंगे। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।